Chapters 465 The night sky is really beautiful. 466 There is nothing that cannot be sold. 467 Wisdom path. 468 Scheme. Chapter start. Chapter 465 रात का आसमान वाकई बहुत खूबसूरत है। गी वांग और लोनर होंग यू बेहद निराश थे। फेरी किंग सुओ और फेरी फेन मिंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। उनके चेहरों पर अजीब से मिले जुले भाव थे। फेरी हुवांगशा के दिल से एक भारी पत्थर सा गिर गया और उसका पूरा जिस्म एकदम रिलैक्स हो गया। वो जमीन पर गिरते गिरते बची। उसके दिल में फैंग युआन और उस लैंड स्पिरिट के लिए नफरत कई गुना बढ़ चुकी थी। बस एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, बस एक बार मुझे वापसी का मौका मिल जाए, मैं तुम दोनों के 1000 टुकड़े करके अपने दिल की नफरत को शांत करूंगी। ही छोटे दोस्त, तुम वाकई एक डेमन वेनरेबल के वारिस कहलाने के लायक हो। लैंड स्पिरिट ने एक जबरदस्ती की हंसी हेस्ट हुए कहा और कनेक्टिंग हेवन गू बाहर निकाला। यह कनेक्टिंग हेवन गू एक्टिवेट होते ही एक गोल आईने में बदल गया और लैंड स्पिरिट के सर के ऊपर जाकर वहीं हवा में रुक गया। आईने में पहले तो घना अंधेरा था, पर अचानक से सीन बदला और एक चमकदार पीली रोशनी निकली। लैंड स्पिरिट ने डिवाइन सेंस गू को एक्टिवेट किया। डिवाइन सेंस की लहरें एक के बाद एक आईने में भेजी जा रही थी और दूसरी तरफ से आ रही लहरों से एक्सचेंज हो रही थी। उसी वक्त आईने की सतह लगातार बदल रही थी और उस पर हर तरह के मटेरियल्स की तस्वीरें दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लैंड स्पिरिट ने पहले से ही कोई एग्रीमेंट कर रखा था। उसने कहीं से डू इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स निकाले और उन्हें कनेक्टिंग हेवन गू में फेंक दिया। आईने की सतह पर जैसे लहरें सी उठी, इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स आईने के अंदर चले गए और एक के बाद एक मटेरियल्स आईने से बाहर निकले। इस बार मैंने 20 सेट्स खरीदे हैं। मैं मानता है नहीं कि रिफाइनमेंट सफल नहीं होगा, लैंड स्पिरिट ने गुस्से में कहा। गू रिफाइनमेंट फिर से शुरू हुआ और आखिरी स्टेज पर चमकदार सितारों की रोशनी जुड़कर अंडे के आकार के 2 पत्थरों में बदल गई। कामयाब, लैंड स्पिरिट जोर से हंसा और अंडे के आकार के नीले रंग के रत्न जैसे गू वॉर्म्स फैंग युआन को दे दिए। ये है स्टारगेट गू, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं कैसे मानूं कि यह काम करेगा या नहीं? फैंग युआन ने स्टारगेट गू की यूएस जोड़ी को पकड़ते हुए पूछा। लैंड स्पिरिट गुस्से से भड़क उठा जैसे उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई हो। क्या तुम मेरी गू रिफाइनमेंट की काबिलियत पर शक कर रहे हो? अगर ये काम ना करे तो वापस कर देना। ठीक है, तो मैं चलता हूं। फैंग युआन एकदम सीधी बात करने वालों में से था और उसने वहां से जाने का इरादा जाहिर किया। लैंड स्पिरिट ने उसकी ईड़ में घूरते हुए कहा, बस ऐसे ही जा रहे हो? तो बाकी के 2 मौके, उन्हें अभी इस्तेमाल नहीं करोगे? मैं उन्हें अभी के लिए बचा रहा हूं। बाहर जाने का रास्ता कहां है? लैंड स्पिरिट ने अपना हाथ लहराया और 5 इमोर्टल्स को टेलीपोर्ट कर दिया। उसका चेहरा फिर काफी शांत हो गया। तुम्हारे पास अब और कौन सी रेसिपीज हैं? सब लिखकर मुझे दिखाओ। एक भी नहीं बची। अगर होती तो मैं आपसे एक्सचेंज कर लेता। फैंग युआन ने टाल दिया। मुझे महसूस हो रहा है छोटे दोस्त, तुम्हारे पास अभी भी कुछ अच्छा बचा है। लैंड स्पिरिट ने शक से फैंग युआन को देखा और बड़बड़ाया, ठीक है फिर, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। लैंड स्पिरिट ने फिर अपनी आस्तीन लहराई। फैंग युआन की नजरों के सामने धुंध छा गई और जब साफ हुई तो उसने देखा कि वो वापस उस पत्थर के जंगल में आ गया है। उसके पास वही पत्थर की स्टूल थी जिस पर वो पहले बैठा था और पीछे वही बैंगनी रंग का पत्थर का स्तंभ था। आसमान में सितारे चमक रहे थे। मौसम ठंडा था और मुंह से भाप निकलती हुई दिख रही थी। पहले जो कुछ भी हुआ वो एक सपने जैसा लग रहा था, जिससे फैंग युआन को महसूस हुआ जैसे ये सब एक जीता जागता वहां था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड में काफी समय बिताया था, लेकिन बाहर की दुनिया में उस समय का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही गुजरा था। स्टारगेट गू, डिवाइन सेंस गू, कनेक्टिंग हेवन गू और वुल्फ स्वॉलो गू में राखी टॉप क्वालिटी वाइन की 2 छोटी मटकियां साफ ऐसे बूट द जिन्होंने फैंग युआन को इस किस्मत वाली मुलाकात की याद दिलाई। मेरा इरादा तो तीनों मौके इस्तेमाल करने का था, लेकिन किसे पता था कि मैं गू के बदले रेसिपीज दे सकता हूं, इसलिए मेरे पास अभी भी 2 मौके बचे हैं। अगर ये स्टारगेट गू इस्तेमाल किया जा सका तो एक गू रिफाइनमेंट का चांस खर्च करना सफल हो जाएगा। फैंग युआन ने यह सोचा और यूएस जगह से निकलकर भेड़ियों के झुंड में वापस आ गया। ये एक ऐसा समय था जहां उस हर एक सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना था ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फैंग युआन भेड़िया राजाओं के सुरक्षा जी ही में घास के मैदान पर पालथी मारकर बैठ गया और एक चिट्ठी लिखने लगा। चिट्ठी जल्द ही पूरी हो गई। उसने फिर मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू को एक्टिवेट किया। एक पाल के बाद मूविंग पर्सपेक्टिव कप स्पेस केव के जरिए दूसरे कप से बदल गया और फैंग युआन ने यूएस में से एक रैंक 4 गू और एक चिट्ठी निकाली। ये गू एक सूखी मछली जैसा था जिसका नाम ड्राइड पॉन्ड गू था और ये एक वाटर पाथ गू वर्म था जिसका एक खास असर था।
इसे दूसरे गू वॉर्म्स के असर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही ये गू नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंचा, इस पर दबाव पड़ा और ये रैंक 3 का हो गया। फैंग युआन ने चिट्ठी पढ़ी और संतुष्टि से सर हिलाया। इन दिनों जब मेन ब्लेस्ड लैंड में नहीं था, लगता है छोटी हूँ इमॉर्टल बहुत मेहनती रही और उसने वो काम नहीं भूला जो मैंने जाने से पहले उस दिया था। उसने 20 ड्राइड पॉन्ड गू रिफाइन किए। बहुत बढ़िया। फैंग युआन ने फिर एक और चिट्ठी भेजी जिसमें उसने छोटी हूँ इमॉर्टल की कई तारीफें की थी। मास्टर ने मेरी तारीफ की, मैं कितनी खुश हूँ। छोटी हूँ इमॉर्टल का चेहरा चिट्ठी पढ़ने के बाद खुशी से लाल हो गया। मास्टर, मुझे आपकी याद आ रही है। छोटी हूँ इमॉर्टल टेबल पर लेट गई और लिखने लगी, जब मास्टर यहाँ नहीं होते मुझे बेचैनी होती है। मास्टर, आप ठीक है ना? मैं एक और ड्राइड पॉन्ड गू वहां भेजे रही हूं। छोटी हूँ इमॉर्टल ने अपने नाजुक छोटे हाथ से चिट्ठी को ठीक से मोड़ा और यूज मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू में डाल दिया। साथ ही उसने एक ड्राइड पॉन्ड गू भी डाल दिया। थोड़ी देर बाद मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू धीरे से ऊपर उठा और स्पेस केव में घुस गया। दूसरे मूविंग पर्सपेक्टिव कप से बदलकर फैंग युआन के सामने आ गया। फैंग युआन ने तुरंत ड्राइड पॉन्ड गू निकाला और चिट्ठी पर एक नजर डाली। फिर उसने अपनी प्राइमीवल एसेंस को रिकवर करने के लिए प्राइमीवल स्टोन्स अब्जॉर्ब किए और फिर से मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू को एक्टिवेट किया। इससे बार बार दोहराने के बाद यूज कुल 8 ड्राइड पॉन्ड गू माइल। अगर मैं 8 ड्राइड पॉन्ड गू एक साथ इस्तेमाल करूं तो उनका असर जुड़ जाएगा और रैंक 4 लेवल के बराबर हो जाएगा। फैंग युआन ने उन ड्राइड पॉन्ड गू को वहीं पर तोड़ दिया। ड्राइड पॉन्ड गू 8 हेलोज में बदल गए जो मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू के चारों तरफ लिपट गए। उसी समय हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में छोटी हु इमॉर्टल ने भी 8 ड्राइड पॉन्ड गू तोड़े और उन्हें मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पर लगा दिया। मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू एक रैंक 5 गू था, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में उस पर दबाव था और वो रैंक 4 का हो गया था। इसलिए वो सिर्फ रैंक 4 गू वॉर्म्स हाई ट्रांसपोर्ट कर सकता था। ए फ्लैट 8 ड्राइड पॉन्ड गू इस्तेमाल करने के बाद मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू की क्षमता रैंक 5 तक बढ़ गई और वो रैंक 5 गू ट्रांसपोर्ट कर सकता था। फैंग युआन ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर कनेक्टिंग हेवन गू निकाला और यूज गंभीरता से मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू में रखा, फिर अपनी प्राइमीवल एसेंस ट्रांसफर की। सफल एक्टिवेशन के बाद दोनों मूविंग पर्सपेक्टिव कप ने स्पेस केव में अपना एक्सचेंज पूरा किया और कनेक्टिंग हेवन गू वाला कप हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में आ गया। छोटी हु इमॉर्टल ने खुशी से चहक कर कनेक्टिंग हेवन गू निकाल लिया। मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पर छोटी छोटी दरारें आ गई थी। हालांकि ड्राइड पॉन्ड गू एक गू वर्म की क्षमता बढ़ा सकता था, लेकिन ये तालाब सुखाकर मछली पकड़ने या जंगल जलाकर शिकार करने जैसा था। भले ही इसने पावर को बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन जबरदस्ती के पावर उप की वजह से गू वर्म नाश हो जाता। इसके बाद फैंग युआन ने डिवाइन सेंस गू को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भेजा और मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पर दरारें और गहरी हो गई। फैंग युआन ने चुपचाप प्राइमीवल स्टोन्स निकाले और तेजी से अपनी प्राइमीवल एसेंस वापस भरी। उसने फिर स्टारगेट गू के 2 नीले रत्नों में से एक हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भेजे दिया। खुशकिस्मती से स्टारगेट गू एक इमॉर्टल गू नहीं था, बल्कि एक रैंक 5 गू था, जिसकी वजह से फैंग युआन मुश्किल से हाई मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू का इस्तेमाल करके यूज हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भेजे पाया। जब स्टारगेट गू ब्लेस्ड लैंड में भेजे दिया गया तो मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू पूरी तरह से टेढ़ा मीढ़ा हो चुका था। अस पर दरारें ही दरारें थी और वो टूटने की कागार पर था। इस हालत में इसे आखिरी बार इस्तेमाल किया जा सकता था। फैंग युआन ने मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू को अपने अपचर में रख लिया और उस फिर से इस्तेमाल नहीं किया। वो अब इंतजार कर रहा था। मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू उसने रिफाइन किया था और उसमें उसकी मर्जी थी, लेकिन उसने इसे छोटी हुई इमॉर्टल को उधार दे दिया था, इसलिए वो भी इसे इस्तेमाल कर सकती थी। पिछली कई बार सब कुछ फैंग युआन ने ही इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का टाइम फ्लो नॉर्दर्न प्लेन्स से कई गुना तेज था। अगर छोटी हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से लापरवाही से इसे एक्टिवेट करती तो बहुत मुमकिन था कि फैंग युआन तैयार ना होता। पफ, अब सब कुछ छोटी हु इमॉर्टल पर है। अगर वो फेल हो गई तो यूज आखिरी इस्तेमाल के लिए एक और मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू भेजना पड़ेगा। उम्मीद है वो सफल हो जाए। जाने से पहले फैंग युआन ने मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू का सिर्फ एक सेट रिफाइन किया था, लेकिन उसने छोटी हु इमॉर्टल को याद दिलाया था। एक समय तक छोटी हु इमॉर्टल और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने कई सौदे किए थे और बहुत सारे गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स एक्सचेंज किए थे और दूसरा सेट पहले हाई रिफाइन कर लिया था। समय काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। चाहे वो कनेक्टिंग हेवन गू हो या डिवाइन सेंस गू, दोनों हाई रैंक 5 गू दी और उन्हें प्राइमीवल एसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर भी शायद सिर्फ कुछ सांसों तक ही इसे झेल सकता था।
इसलिए आमतौर पर सिर्फ गू इमॉर्टल्स या लैंड स्पिरिट्स हाई उन्हें इस्तेमाल करने के लिए इमॉर्टल एसेंस खर्च करते थे। रहा सवाल कि फैंग युआन ने लन या ब्लेस्ड लैंड में मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू क्यों एक्टिवेट नहीं किया, वो इसलिए था क्योंकि वो उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहता था। अगर पता चल जाता तो लैंग या लैंड स्पिरिट जरूर उसकी रेसिपी मांगता। मिनट बीतते गए और वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में कई गुना तेजी से। ठंडी रात की हवा ने फैंग युआन को थोड़ा बेचैन कर दिया। वो उठ खड़ा हुआ और इधर उधर टहलने लगा। आसमान बहुत से सितारों से भरा था जो काफी रोशनी दे रहे थे, लेकिन फैंग युआन के हाथ में जो स्टारगेट गू था उसमें कोई हरकत नहीं थी। क्या ये फेल हो गया? क्या ट्रेजर येलो हेवन में स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का वो झुंड किसी और ने खरीद लिया? जैसे जैसे समय बीत रहा था, फैंग युआन का दिल डूबता जा रहा था। उसने टहलना बैंड कर दिया और अपने हाथ पीछे बांधकर काफी देर तक एक जगह खड़ा रहा। उसने दूर देखा, क्रेसेंट लेक शांति से चमक रहा था। उसके पास भेड़ियों का झुंड, कुछ खड़े थे और कुछ लेटे हुए, सब अलग अलग पोस्चर्स में थे। वो खुद को किंग माओ पहाड़ पर लिकर वर्म पकड़ने वाले सीन को याद करने से रोक नहीं पाया। वो जोर से हंस पड़ा, उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई और उसकी निगाहें एक बार फिर साफ हो गईं। सारी चिंताएं, सारा प्रेशर, शुरू से अब तक की सारी बेचैनी हवा के साथ उड़ गई। उसने रात के आसमान को देखा और अपने अंदर की सारी गंदी हवा बाहर निकाल दी, और अचानक महसूस किया कि उसकी अभी की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सबसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, कोई अफसोस ना होना। यूज एक समझ आई। उसका दिल एक आईने की तरह साफ था जिसे धूल गंदा नहीं कर सकती थी, इस क्रेसेंट लेक की तरह शांत था। किंग माओ पहाड़ पर पुनर्जन्म के बाद से वो हमेशा अपना दिमाग खपता रहा था, और अब अचानक उस कुछ समझ आ गया। ये समझ साफ नहीं थी क्योंकि ये उसके दिल के आसपास मंडरा रही थी, आखिरकार एक वाक्य में बदल गई। वो बड़बड़ाया, रात का आसमान वाकई बहुत खूबसूरत है। ये उसके दिल से निकली भावना थी। जिस पाल उसने ये शब्द कहे, फैंग युआन का शरीर हल्का हो गया और उस लगा जैसे उसने हजारों किलो का बोझ उतार दिया हो, जैसे वो उड़ने ही वाला हो। उसका पूरा अंदाज भी बदल गया था। ठंडी ऑरा बिना किसी निशान के गायब हो गई, एक साफ और बेपरवाह ऑरा में बदल गई। पाताल जैसी गहराई वाली काली पुतलियों से अब एक साफ रोशनी निकल रही थी, बिल्कुल एक नए जन्मे बच्चे की तरह या एक सितारे की तरह। उसी पाल उसके हाथ में रखा स्टारगेट गू हल्का सा हिला और ये हिलना और तेज हो गई। फैंग युआन ने अपना हाथ खोला। नीले रत्न जैसा स्टारगेट गू धीरे से हवा में उड़ने लगा। ढेर सारी सितारों की रोशनी उसकी तरफ जमा होकर घनी होने लगी। यह सीन खूबसूरत और सपने जैसा था। एक पाल में सितारों की रोशनी एक विशाल अंडे के आकार के दरवाजे में बदल गई। स्टारगेट गू कामयाब हो गया था। फैंग युआन ने शांति से यूज देखा। उसके होठों के कोने हल्की सी मुस्कान में मुड़ गए, लेकिन उसकी उंगली अभी भी पानी की तरह शांत थी। वो बिना किसी जल्दबाजी के स्टारगेट में घुस गया। उसके सामने सितारों की रोशनी एक भंवर में बदल गई और उसके शरीर के साथ उड़ गई। 10-12 सांसों के बाद वो स्टारगेट से बाहर निकला और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में आ गया। मास्टर, आप वापस आ गए। छोटी हु इमॉर्टल बेहद खुश थी और उछाल कर फैंग युआन के सीने से लग गई। फैंग युआन हंसा और उसने लैंड स्पिरिट के छोटे से सर को सहलाया। हाँ, ये वापस आ गया हूं, उसने धीरे से कहा। चैप्टर 466, ऐसी कोई चीज नहीं जो बेची ना जा सके। कई महीनों के बाद फैंग युआन आखिरकार हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस आ गया। छोटी हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट उसके वापस आने पर बहुत उत्साहित हो गई। इमॉर्टल लैंड के अंदर समय की गाती बाहर की दुनिया के मुकाबले 5 गुना तेज थी। जबकि फैंग युआन ने नॉर्दर्न प्लेन्स में सिर्फ कुछ महीने बिताए थे, उसके लिए ये 1 साल हो चुका था। फैंग युआन ने अपने पीछे स्टारगेट को देखा। यह स्टारगेट नॉर्दर्न प्लेन्स वाले के मुकाबले बहुत छोटा था। ये लगभग एक इंसान की हाइट का था और फैंग युआन बस मुश्किल से ही उसमें से निकल पाया। नॉर्दर्न प्लेन्स के क्रेसेंट लेक वाला गेट बहुत ऊंचा और कई गुना चौड़ा था। स्टारगेट गूमी और सब गू में नहीं बनता, ये बहुत ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च करता है। एक रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर भी इसे 3 सांस तक नहीं चला सकता। सिर्फ इमॉर्टल एसेंस से हाई इसे लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर छोटी हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट इसे पहले एक्टिवेट करे, जबकि मैं दूसरा हिस्सा अपने हाथों में पकड़कर उसके साथ एक्टिवेट करूं, तो मुझे प्राइमेवल एसेंस खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि स्टारगेट गू को एक्टिवेट करने के लिए ना सिर्फ बहुत सारी प्राइमेवल एसेंस चाहिए, बल्कि गेट बनाने के लिए बहुत सारी सितारों की रोशनी भी चाहिए। नॉर्दर्न प्लेन्स 5 रीजन्स में से एक है। आसमान सितारों से भरा है और सितारों की रोशनी भी खूब है। लेकिन यहां हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में सितारों की रोशनी बहुत कम है।
क्योंकि इसका एकमात्र सोर्स स्टारलाइट फायरफ्लाई गू है। जब फैंग युआन अंदर ही अंदर सोच रहा था, उसकी नज़र हवा में उड़ते स्टारलाइट फायरफ्लाई गू के छोटे से झुंड पर टिकी थी। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू एक रैंक 3 गू था, साइज में छोटा, लगभग एक आम जुगनू जैसा, लेकिन जब उन्हें एक्टिवेट किया जाता तो उनसे असली नीली सितारों की रोशनी निकलती थी। इस जुगनुओं के झुंड में शुरू में 500 से ज्यादा द, लेकिन स्टारगेट गू के एक्टिवेशंस की वजह से उनमें से 32 मर चुके थे। एक्टिवेट किए हुए स्टारगेट गू को बनाए रखने के लिए हर 3 सांस में एक जुगनू मर जाता था। 500 स्टारलाइट फायरफ्लाई गू, भले ही ये एक बड़ी संख्या लगे, लेकिन ये गेट को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकती थी। इसी वजह से फैंग युआन ने छोटी हुई इमोर्टल को स्टारगेट गू डीएक्टिवेट करने का आदेश दिया। स्टारगेट घुल गया और वापस एक नीलाम के अंडे में बदल गया। छोटी हुई इमोर्टल ने अपने गोरे और नाजुक हाथ बढ़ाए और कीमती स्टारगेट गू को वापस अपने पास बुलाया। मास्टर, ये लीजिए। छोटी हुई इमोर्टल ने स्टारगेट गू को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी बड़ी बड़ी नम ईंट से ऊपर देखते हुए स्टारगेट गू फैंग युआन को पेश किया। फैंग युआन ने उसके छोटे लोमड़ी जैसे कानों को हल्के से सहलाया और उसे एक नरम मुस्कान दी। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। अगर मुझे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ी तो मेन मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू से तुमसे कांटेक्ट करूंगा। जी मास्टर, मैं इसका जरूर अच्छे से ख्याल रखूंगी। छोटी हुई इमोर्टल ने गंभीरता से स्टारगेट गू को अपनी ड्रेस के छोटे से पॉकेट में रखा और अपने छोटे हाथ से उस थपथपाया। नॉर्दर्न प्लेन्स वाले स्टारगेट गू की बात करें तो वो घास के मैदान पर पड़ा था, जिसके चारों तरफ हजारों भेड़ियों का सख्त पहरा था। मास्टर, डू इमोर्टल एसेंस स्टोन्स बचे हैं? मैंने आपके निर्देशों को सुना, इमोर्टल गू रेसिपी से स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का सौदा किया, ये उसमें से बचा हुआ है। छोटी हुई इमोर्टल ने उन्हें उसके सामने पेश किया। नॉर्मल प्राइमेवल स्टोन्स बतख के अंडे के साइज के होते द और उनका रंग ग्रे होता था। इमोर्टल एसेंस स्टोन्स भी बतख के अंडे के साइज के द, लेकिन अंडे के आकार के नहीं, बल्कि मोतियों की तरह गोल द और पूरा जिस्म चमकदार था, जिसका रूप पारदर्शी और चमकने वाला था। वो क्रिस्टल्स जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें जड़े की चमक थी। अगर नॉर्मल प्राइमेवल स्टोन्स को फेनियो से जोड़ा जाए तो इमोर्टल एसेंस स्टोन्स को अमर इमोर्टल्स से जोड़ा जा सकता था। इमोर्टल एसेंस स्टोन्स बेहद कीमती थी, क्योंकि उन्हें इमोर्टल एसेंस को भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें इमोर्टल्स के बीच सौदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, एक कीमती करेंसी के रूप में। विशाल गू दुनिया में सिर्फ हेवनली कोर्ट हाई इमोर्टल एसेंस स्टोन्स बना सकता था। मैं एक बार फिर इमोर्टल एसेंस स्टोन्स देख रहा हूं। फैंग युआन ने एक आह भरते हुए मुस्कुराया। यह डू इमोर्टल एसेंस स्टोन्स अनमोल द 200 मिलियन प्राइमेवल एसेंस स्टोन्स से भी ज्यादा कीमती। अपने पिछले 500 सालों में एक बार में फैंग युआन के पास सबसे ज्यादा इमोर्टल एसेंस स्टोन्स सिर्फ 7 से कुछ ज्यादा थे। फैंग युआन ने इमोर्टल एसेंस स्टोन्स को रख लिया। ठीक है, चलो डांगो पहाड़ वापस चलते हैं। छोटी हुई इमोर्टल ये सुनकर खुश हो गई और जल्दी से फैंग युआन का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पाल वो डांगो पलस के अंदर टेलीपोर्ट हो गए। जल्दी से कनेक्टिंग हेवन गू एक्टिवेट करो, फैंग युआन ने आदेश दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स में एक और स्टारगेट गू था, वो चैन से नहीं बैठ सकता था। वक्त बीतने के साथ मुसीबत बढ़ती है, फैंग युआन को जल्दी से काम करना चाहिए और हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड के मामलों को कौशल से निपटना चाहिए। छोटी हुई इमोर्टल ने तुरंत कनेक्टिंग हेवन गू को एक्टिवेट किया। होल अर्थ गू एक बार ब्लेस्ड लैंड में लगा दिया जाए तो यूज बदला नहीं जा सकता था। यही कनेक्टिंग हेवन गू के साथ भी था। फैंग युआन का कनेक्टिंग हेवन गू, क्योंकि वो ट्रेजर येलो हेवन से जुदा हुआ था, उस बदला नहीं जा सकता था। छोटी हुई इमोर्टल ने थोड़ा सा इमोर्टल एसेंस खर्च किया और गू वर्म का पूरा शरीर एक गोल आईने में बदल गया और हवा में तैरने लगा। आईने में ट्रेजर येलो हेवन का एक दृश्य दिखाई दे रहा था। ग्रोटो हेवन वीरान और बिल्कुल खाली था, नींबू जैसे पीले रंग ने हवा को हल्का सा रंग दिया था। ग्रोटो हेवन में कोई पहाड़, वनस्पति और जानवर नहीं थे जो आमतौर पर साधारण ग्रोटो हेवंस में पाए जाते हैं। ब्लेसड लैंड्स के ऊपर ग्रोटो हेवंस होते थे। सबसे मशहूर ग्रोटो हेवन लेस देन ग्रेटर देन में दर्ज था। ये मशहूर आनंदी 9 आसमान, इमेमोरियल 9 हेवंस थे। वर्डन ग्रेट सन ने फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू को रिफाइन किया और 9 आसमानों तक उड़ान भरी। नीले आसमान में उसने जड़े सब्ज जेड बांस का एक टुकड़ा हासिल किया। नीले आसमान में उसने सितारों के टुकड़ों के अंदर 8 पहलू हीरे इकट्ठे किए। आनंदी 9 आसमानों में शामिल थे सफेद आसमान, लाल आसमान, नारंगी आसमान, पीला आसमान, हरा आसमान, नीला आसमान, अजूर, नीला आसमान, ब्लू, बैंगनी आसमान,
और काला आसमान। लेकिन बाद में जब रेंजू के बेटे ने स्वर्ग और धरती में तबाही मचाई, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, अजूर, नीला, ब्लू और बैंगनी, ये 7 आसमान क्रमशः नाश हो गए, और जो बचा वो सिर्फ सफेद और काला आसमान था, जिनके बीच दिन और रात का बदलाव होता था। ट्रेजर येलो हेवन, आनंदी 9 आसमानों के पीले आसमान से गहराई से जुदा हुआ था। मध्ययुगीन प्राचीन काल में एक रैंक 8 गू इमॉर्टल, जिसे डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स के नाम से जाना जाता था, ने इत्तेफाक से पीले आसमान का एक टुकड़ा हासिल किया। उसने यूएस टुकड़े को अपने ग्रोटो हेवन में मिला दिया और ट्रेजर येलो हेवन का निर्माण किया। ट्रेजर येलो हेवन एक बहुत ही अनोखा ग्रोटो हेवन था। ये बिना किसी पहाड़, पड़ या नदियों के खाली था, और वहां कोई पक्षी, जानवर, कीड़े या मछलियां भी नहीं थी। वहां सिर्फ अनमोल खजाने थे। ट्रेजर येलो हेवन में एक रैंक 8 इमॉर्टल गू था, ट्रेजर लाइट गू। रैंक 1 से रैंक 3 तक के ट्रेजर लाइट गू हर जगह द रैंक 4 से रैंक 5 तक के ट्रेजर लाइट गू अक्सर बड़ी ताकतों के हाथों में होते थे। रैंक 5 से ऊपर ट्रेजर लाइट इमॉर्टल गू बेशक सिर्फ एक ही था जो ट्रेजर येलो हेवन के अंदर था। ट्रेजर लाइट गू एक चीज की कीमत का आकलन करने में माहिर था। चीज की कीमत जितनी ज्यादा होती, ट्रेजर लाइट गू की रोशनी उतनी ही तेज होती। शैंकलैंड सिटी में बैटल स्टेज अपने विभिन्न गू वॉर्म्स की कीमत का आकलन करने के लिए ट्रेजर लाइट गू का इस्तेमाल करता, और इस तरह गू मास्टर की ताकत का आकलन करता। ट्रेजर लाइट गू का मुख्य उपयोग सिर्फ मूल्यांकन नहीं था, बल्कि इसे खजाना ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ट्रेजर लाइट गू की रंगें छोटी थी, और अक्सर इसकी डिटेक्शन रंगे को बढ़ाने के लिए इसे दूसरे गू वॉर्म्स के साथ इस्तेमाल करना पड़ता था। अतीत में डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स ने इमॉर्टल गू ट्रेजर लाइट का इस्तेमाल करके अनगिनत खजाने ढूंढे थे। समय के साथ उसने अपनी प्रतिष्ठा और काउंटलेस ट्रेजर्स का खिताब हासिल किया। छोटी हुई इमॉर्टल ने लगातार कनेक्टिंग हेवन गू को एक्टिवेट किया। आईने में छवि लगातार बदलती रही, जैसे जैसे विभिन्न चीजों की तस्वीरें सामने आती रही। गू वॉर्म्स, जानवरों के झुंड, अलग किस्म के इंसान, वनस्पति, खनिज की खाने, मिट्टी, पानी, बेहतरीन शराब और अन्य विभिन्न सामान, जो कुछ भी खरीदा जा सकता था वो बेचा जा रहा था। अचानक स्क्रीन पर स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का एक झुंड दिखाई दिया। मास्टर, ये स्टारलॉर्ड वैन शियांग बेच रहा है। छोटी हुई इमॉर्टल लैंड स्पिरिट ने डिवाइन सेंस गू का इस्तेमाल करके व्यापारी से बात की। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू प्रजनन नहीं कर सकते, मुझे बड़ी मात्रा में साधारण स्टारलाइट फायरफ्लाइज की जरूरत है। फैंग युआन ने सर हिलाते हुए कहा। छोटी हुई इमॉर्टल ने थोड़ी देर बात की, फिर फैंग युआन की तरफ मुड़ी। मास्टर, स्टारलॉर्ड वैन शियांग ने कहा कि वो बेच नहीं रहा है। फैंग युआन परेशान नहीं हुआ, बल्कि हंस पड़ा। ही, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेची ना जा सके। ना बेचने का मतलब सिर्फ यह है कि कीमत काफी ज्यादा नहीं है, लाभ उन्हें लुभाने के लिए काफी नहीं है। जैसे ही उसने कहा, उसने कुछ इमॉर्टल गू के बचे हुए रेसिपीज को याद किया। उसने उन्हें गाय की खाल के एक टुकड़े पर लिखा और यूज कनेक्टिंग हेवन गू में फेंक दिया। गाय की खाल बिल्कुल साधारण थी, लेकिन क्योंकि यूएस पर इमॉर्टल गू के बचे हुए रेसिपीज लिखे ये अनमोल थी। जैसे ही ये कनेक्टिंग हेवन गू से गुजरकर ट्रेजर येलो हेवन पहुंची, गाय की खाल के सभी टुकड़ों ने 3 से 9 मीटर की खजाने की रोशनी दिखाई। ये खजाने की रोशनी सतरंगी थी, बैंगनी और लाल का एक खूबसूरत मिश्रण। ये बेहद खूबसूरत थी। उस बताओ की कीमत पर बात हो सकती है। फैंग युआन ने एक चमकदार मुस्कान दी और छोटी हुई इमॉर्टल को सूचित किया। यूज स्टारलॉर्ड वैन शियांग के इनकार से डर नहीं था। इमॉर्टल गू इमॉर्टल्स के लिए बेहद लुभावने थे। हालांकि वो सिर्फ बचे हुए रेसिपीज दी, फिर भी उनकी मांग अक्सर ज्यादा और पूर्ति कम होती थी। अनगू इमॉर्टल्स को देखो जो लंबे समय से जी रहे थे और जिनके पास बड़ी नींव थी। उनमें से किसके पास हाथों में दर्जनों इमॉर्टल गू के बचे हुए रेसिपीज नहीं थे? लेकिन ये बचे हुए रेसिपीज शायद ही कभी बेचे जाते थे। समय या नजदीकी रूप से जुड़े इमॉर्टल गू के बचे हुए रेसिपीज जब एक दूसरे के साथ मिलाए जाते, तो अक्सर असली रेसिपी का पता चल जाता। जब रेसिपी का इस्तेमाल करके इमॉर्टल गू बन जाते, तो कोई और उन्हें नहीं बना पाता। इसी वजह से इमॉर्टल गू के बचे हुए रेसिपीज का व्यापार शायद ही कभी होता था। यदि उन्हें बेचा भी जाता, तो वो बचे हुए रेसिपीज के बदले बचे हुए रेसिपीज का अदला बदली होती थी। पहले फैंग युआन ने सिर्फ सबसे अधूरी रेसिपी दी थी जो उस याद थी। खजाने की रोशनी सिर्फ 1 मीटर तक चमकी, और स्टारलॉर्ड वैन शियांग ने यूज बदले में स्टारलाइट फायरफ्लाइज का एक झुंड और 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स दिए। ए फ्लैट, इतनी सारी गुप्त रेसिपीज के साथ खजाने की रोशनी कम से कम 3 मीटर थी। स्टारलॉर्ड वैन शियांग को प्रभावित होना ही था।
ये बचे हुए रेसिपीज जैसे ही भेजे गए ने ट्रेजर येलो हेवन के अंदर अनगिनत निगाहों को आकर्षित किया। बड़ी संख्या में डिवाइन सेंसर्स तुरंत भेजे गए। छोटी हुई इमोर्टल को डिवाइन सेंस गू का इतना इस्तेमाल करना पड़ा कि उसके छोटे गाल पीले पड़ गए। मास्टर, इतने सारे गू इमोर्टल्स ने अपने डिवाइन सेंसर्स भेजे हैं, इन बचे हुए रेसिपीज की कीमत पूछ रहे हैं। फैंग युआन हंसा, एक संदेश भेजो, उन्हें बताओ इनमें से हर रेसिपी बेची जा सकती है, लेकिन उन्हें एक एक करके लाइन में लगना होगा। उन्हें स्टारलाइट फायरफ्लाई के बारे में बताओ, कम से कम 1 लाख मांगो। छोटी हुई इमोर्टल ने अपना डिवाइन सेंस भेजा और तुरंत फेरी याओ ग्वांग नाम की एक महिला गू इमोर्टल ने कहा कि उसने अपने ब्लेस्ड लैंड में बड़ी संख्या में स्टारलाइट फायरफ्लाइज पाले हैं और अदला बदली करना चाहती है। फैंग युआन मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, स्टारलॉर्ड वान शियांग ने भी अपना रवैया बदल दिया, बार बार ऑफर्स के साथ उसके पास आ रहा था। एक तीसरे गू इमोर्टल, जो खुद को दी युआन कहता था, ने कहा कि उसके पास बड़ी संख्या में स्टारलाइट फायरफ्लाइज हैं। फैंग युआन थोड़ी देर रुका और जब उसने किसी और गू इमोर्टल को ऑफर करते नहीं देखा तो वो दुख की आह भरे बिना नहीं रह सका। यह स्टारलाइट फायरफ्लाइज आनंदी जीवद वर्तमान युग तक सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में ही बचे थे। प्रतियोगियों के होने से सब कुछ आसान हो गया। फैंग युआन चुप रहा और तीनों इमोर्टल्स को एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाने दिया। ये एक खुली साजिश थी, लेकिन गू इमोर्टल के स्टार तक कल्टिवेट करने वालों में कोई बेवकूफ कैसे हो सकता है? तीनों इमोर्टल्स ने आक्रामक रूप से एक दूसरे के खिलाफ बोली नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने ठीक से बातचीत की। हर एक ने 33,000 स्टारलाइट फायरफ्लाइज की पेशकश की। स्टारलाइट फायरफ्लाइज के तीनों झुंड क्रमशः कनेक्टिंग हेवन गू में दाखिल हुए, हर एक ने एक खजाने की रोशनी छोड़ी। उनमें से फेरी याओ ग्वांग के जुगनुओं के झुंड ने सबसे कमजोर रोशनी छोड़ी, सिर्फ 3 मीटर लंबी। दी युआन के जुगनुओं ने 5.5 मीटर की खजाने की रोशनी छोड़ी, जबकि स्टारलॉर्ड वान शियांग के जुगनुओं ने सबसे शक्तिशाली रोशनी छोड़ी, 7 मीटर लंबी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जुगनुओं के झुंड में कई स्टारलाइट फायरफ्लाई गू माइल हुए थे। लगता है इस स्टारलॉर्ड वान शियांग ने बहुत सारे स्टारलाइट फायरफ्लाइज पाले हैं। मुझे अब याद आया, मूल रूप से स्टारगेट गू के प्रकट होने के बाद स्टारलॉर्ड वान शियांग ने तेजी से काम किया और स्टारलाइट फायरफ्लाइज गू बेचकर बड़ी मात्रा में इमोर्टल एसेंस स्टोन्स कमाए। फैंग युआन को अचानक ये जानकारी याद आई। 500 सालों की यादों में बहुत ज्यादा जानकारी थी, कई विवरण साफ नहीं थे, लेकिन इसे देखकर उसकी मूल रूप से अस्पष्ट याद और साफ हो गई। स्टारगेट गू के प्रकट होने के बाद स्टारलाइट फायरफ्लाई गू की कीमत भी नाव की तरह लहर पर सवार होकर बढ़ गई। भविष्य में ट्रेजर येलो हेवन ऐप स्टारलाइट फायरफ्लाई झुंड नहीं बेचेगा, बल्कि सिर्फ स्टारलाइट फायरफ्लाई गू हाई बेचेगा। गू वॉर्म्स प्रजनन नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ साधारण कीड़ों में ही ये क्षमता थी। तुरंत फैंग युआन ने 3 रेसिपीज का सौदा किया और 1 लाख से ज्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाइज हासिल किए। जब तक वो उन्हें बाद में ध्यान से पालेगा, फैंग युआन अपने खुद के स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का उत्पादन कर पाएगा और भविष्य में उन्हें खरीदने के लिए मोटी रकम नहीं देनी पड़ेगी। चैप्टर 467 ज्ञान का मार्ग। भले ही उसने 1 लाख से ज्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाइज खरीद लिए थे, सौदा अभी खत्म नहीं हुआ था। फैंग युआन को इन कीड़ों को खिलाने की समस्या का भी ध्यान रखना था। स्टारलाइट फायरफ्लाइज स्टार फ्रैगमेंट ग्रास खाते हैं। मेरे पास से बड़ी मात्रा में स्टार फ्रैगमेंट ग्रास है, मैं उन्हें तुम्हें बेच सकता हूं। स्टारलॉर्ड वान शियांग ने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके अपने विचार व्यक्त किए। मुझे बीज भी चाहिए और तुम्हारा खेती का ज्ञान भी। चलो पहले ट्रेजर लाइट की तीव्रता देखते हैं, फैंग युआन ने छोटी हुई इमोर्टल के जरिए कहा, जिसने ये जानकारी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके स्टारलॉर्ड वान शियांग, फेरी याओ ग्वांग और दी युआन तक पहुंचाई। जल्द ही 3 दस्तावेज ट्रेजर येलो हेवन में दाखिल हुए, हर एक से एक मजबूत ट्रेजर लाइट निकल रही थी। इस बार स्टारलॉर्ड वान शियांग के बजाय फेरी याओ ग्वांग का दस्तावेज था जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेजर लाइट थी, लगभग 2 मीटर ऊंची। मुझे घास उगाने का सबसे ज्यादा शौक है, मैंने जानबूझकर स्टार फ्रैगमेंट ग्रास के उत्पादन के लिए स्टारलाइट फायरफ्लाइज का एक छोटा झुंड स्थानांतरित किया था। अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। फेरी याओ ग्वांग ने अपने डिवाइन सेंस से संदेश भेजा। फैंग युआन ने विचार किया। मूल रूप से वो इसके बारे में भूल चुका था। आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी में उसने स्टारगेट गू का कोई इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही कभी किया था। ए फ्लैट लंग या लैंड स्पिरिट कनेक्टिंग हेवन गू और स्टारलॉर्ड वान शियांग से लगातार मिल रहे संकेतों से उसके दिमाग में धीरे धीरे और साफ यादें ताज़ा होने लगी थी। उसकी यादों में एक बार जब स्टारगेट गू चर्चा में आया, स्टारलाइट फायरफ्लाई गू से जुड़ी हर चीज गुप्त हो गई। कोई भी व्यक्ति जानकारी बेचना नहीं चाहता था।
ए फ्लैट जबकि लंग या लैंड स्पिरिट ने स्टारगेट गू की रेसिपी हासिल कर ली है, शायद वो स्टारगेट गू को रिफाइन करेगा, फिर यूज ट्रेजर येलो हेवन में बेचने के लिए रख देगा। एक बार जब स्टारगेट गू ट्रेजर येलो हेवन में बिकने के लिए आ जाएगा, तो ऐसी गुप्त जानकारी हासिल करना आसान नहीं होगा। ये सोचते हुए फैंग युआन ने अपना फैसला किया। उसने छोटी हु इमोर्टल को अपने विचार भेजने दिए। मैं तुम तीनों से खरीदूंगा, हम इमोर्टल एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल करके सौदा करेंगे। इमोर्टल एसेंस स्टोन्स की खरीद शक्ति बहुत ज्यादा थी। एक इमोर्टल एसेंस स्टोन तीनों दस्तावेजों को खरीद सकता था और चौथाई हिस्सा बच भी जाता। फैंग युआन ने तीनों दस्तावेज खोले और उन पर लिखी कई चीजें देखी। स्टार फ्रैगमेंट ग्रास को सिर्फ आसमान में ही उगाया जा सकता है, ये बादलों पर उगता है, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली बादल मिट्टी का इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार है। स्टार फ्रैगमेंट ग्रास को यिन ऊर्जा पसंद है, लेकिन ये यांग ऊर्जा से नफरत करता है, इसलिए अत्यधिक धूप स्टार फ्रैगमेंट ग्रास को मार सकती है। हालांकि इसे पूरी तरह से रोशनी से वंचित नहीं किया जा सकता, इसे जितनी मात्रा में जरूरत है वो लगभग। अगर स्टारलाइट फायरफ्लाइज स्टार फ्रैगमेंट ग्रास में रहते हैं तो ये बीजों को फैलाने में मदद करेगा और संभवतः यूएस क्षेत्र को बढ़ा सकता है जिसमें घास उग सकती है और साथ ही उसकी गुणवत्ता भी। तीनों दस्तावेजों में दी युआन का लिखा सरल और संक्षिप्त था। स्टारलॉर्ड वैन शियांग के पास नए विचार द और फेरी याओ ग्वांग का लिखा विस्तारपूर्ण और तफसील से भरा था। फैंग युआन ने उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपनी कामियों को पूरा करने के लिए किया और जल्दी से सब कुछ याद कर लिया। एक पाल में वो स्टार फ्रैगमेंट ग्रास उगाने में माहिर बन गया। वो मन ही मन हंसा, इसके साथ मैं भविष्य में स्टारलाइट फायरफ्लाइज का सबसे बड़ा विक्रेता बन जाऊंगा। जब स्टारगेट गू लोकप्रिय हो जाएगा, मैं एक बड़ी दौलत कमाऊंगा। ए फ्लैट शराब खरीदने का समय है। फैंग युआन टॉप क्वालिटी वाइन खरीदने की जरूरत को नहीं भूला था। उसने पहले ही 3 तरह की टॉप क्वालिटी वाइन्स इकट्ठी कर ली थी, ये आखिरी बची थी। ट्रेजर येलो हेवन के अंदर स्वाभाविक रूप से टॉप क्वालिटी वाइन बेची जाती थी। इसका मुख्य रूप से गू इमोर्टल्स द्वारा गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यह जीवन का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन पेय भी था। लेकिन जब फैंग युआन अपनी शराब खरीदना चाहता था तो पूरा ट्रेजर येलो हेवन फैट पड़ा, जैसे अनगिनत डिवाइन सेंसेस उत्तेजित हो गए। इमोर्टल गू, कोई इमोर्टल गू बेच रहा है। छोटी हु इमोर्टल लैंड स्पिरिट चिल्लाई। आईना चमका और एक इमोर्टल गू की छवि प्रकट हुई। डिवाइन ट्रैवल गू। फैंग युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। जो इमोर्टल गू बेचा जा रहा था वो बिल्कुल वही था जिसकी उस जरूरत थी, डिवाइन ट्रैवल गू। कोई उससे एक कदम आगे निकल गया था और पहले हाई डिवाइन ट्रैवल गू पर कब्जा कर लिया था। सब कहने सुनने के बाद वे एक कदम लेट हो गया। फैंग युआन एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। वो सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करना चाहता था, इसलिए यूज डिवाइन ट्रैवल गू की जरूरत थी। लेकिन थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड में परिस्थितियों के कारण उसने डिवाइन ट्रैवल गू को फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू में रिफाइन कर दिया था। लेस देन ग्रेटर दैन के रिकॉर्ड्स के अनुसार 4 टॉप क्वालिटी वाइन्स का सेवन करना डिवाइन ट्रैवल गू प्राप्त करने का मापदंड था। फैंग युआन इसी उद्देश्य से शराब इकट्ठी कर रहा था, लेकिन अब कोई उससे एक कदम आगे निकल गया था। डिवाइन ट्रैवल गू के बिना सेकंड एपर्चर गू आखिरी चरण पर अटक जाएगा, मैं न्यूज पूरा नहीं कर पाऊंगा। शुक्र है उसकी लाइफ अभी भी कुछ दशक बाकी है। कुल मिलाकर ये इसलिए हुआ क्योंकि मेन सांचा पहाड़ पर गू रिफाइन करते समय बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था, जिसकी वजह से सबको इसके बारे में पता चल गया। ये अजीब नहीं है कि किसी ने मुझसे छीन लिया। फैंग युआन ने कंधे उचकाए, उसने ये बहुत पहले अनुमान लगा लिया था। जब उसने डिवाइन ट्रैवल गू का इस्तेमाल फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू को रिफाइन करने के लिए किया तो उस बहुत सारे गू मास्टर्स ने देखा था। इसने निश्चित रूप से एक बड़ी हलचल मचा दी थी। सदर्न बॉर्डर के गू इमोर्टल्स बेवकूफ नहीं थे, वो कैसे कार्रवाई नहीं करते। लेकिन पहले फैंग युआन गू इमोर्टल्स के बीच प्रतियोगिता पर दांव लगा रहा था कि वो एक दूसरे को रोक देंगे और अपनी प्रगति में देरी करेंगे, इसलिए वो शराब इकट्ठी करने के लिए मेहनत कर रहा था। जीवन में हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए कम सफलता की संभावना के बावजूद मेहनत करनी पड़ती है ताकि उन्हें कोई पछतावा ना हो। अगर वो उसके लिए मेहनत ही ना करें तो ये बिल्कुल उम्मीद से परे होगा। इस दुनिया के मामलों के बारे में ज्यादातर चीजें किसी की इच्छा के अनुसार नहीं होती, मुझे इसकी आदत है। लेकिन जबकि ये डिवाइन ट्रैवल गू यहां सौदे के लिए रखा गया है, मुझे एक नजर डालनी होगी, शायद अभी भी एक मौका हो। फैंग युआन ने इसे आसानी से लिया, उसने नुकसान की चिंता नहीं की या फायदे पर घमंड नहीं किया, उसका मन हमेशा शांत और स्थिर था। क्योंकि ट्रेजर येलो हेवन गू इमोर्टल्स के बीच सबसे बड़ा सौदा बाजार था,
वहां इमॉर्टल गू बेचे जाने के बहुत कम मामले होते थे। ये सौदे ZYA डटार इमॉर्टल गू के बदले इमॉर्टल गू के होते थे। लेकिन डिवाइन ट्रैवल गू बेचने वाले गू इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी की एक अजीब सौदे की मांग थी। मैं इस डिवाइन ट्रैवल गू को सेकंड एपर्चर गू की रेसिपी के बदले अदला बदली करना चाहता हूं। इस मांग की जानकारी इतनी हैरान करने वाली थी कि इसने बहुत हलचल मचा दी। ट्रेजर येलो हेवन में हर तरह के गू इमॉर्टल्स के डिवाइन सेंसेस एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिसने दृश्य को अफरा तफरी में बदल दिया। डिवाइन ट्रैवल गू, सोचना भी नहीं था कि हम आज इस लेजेंडरी गू वर्म को देख पाएंगे। हालांकि ये एक इमॉर्टल गू है, डिवाइन ट्रैवल गू की क्षमता बहुत ज्यादा रैंडम है। उस समय रेंजू का बेटा भी इसे इस्तेमाल करके मुसीबत में पड़ गया था। हम छोटे गू इमॉर्टल्स के लिए तो यह और भी खतरनाक होगा। लेकिन डिवाइन ट्रैवल गू फिर भी एक इमॉर्टल गू है। इसे अपने पास रखने से जब आप एक बैंड गली में फंस जाते हैं तो आप इसे निराशा के पाल में जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइन ट्रैवल गू के मुकाबले मेन सेकंड एपर्चर गू की रेसिपी में ज्यादा रुचि रखता हूं। सही कहा, मैंने सेकंड एपर्चर गू के बारे में बहुत पहले सुना है, लेकिन क्या रेसिपी वाकई मौजूद है? एक दूसरा एपर्चर ही आम लोग शायद इसकी पूरी कीमत ना समझें, लेकिन हम गू इमॉर्टल्स के लिए कौन नहीं प्रभावित होगा? फैंग युआन पहले ही खड़ा हो चुका था, हवा में तैर रहे कनेक्टिंग हेवन गू को घूर रहा था। उसके पास सेकंड एपर्चर गू की रेसिपी थी। यूस इस गू के बदले अदला बदली करने के लिए सिर्फ एक विचार की जरूरत थी। लेकिन यह ओल्ड मैन यानशी जो डिवाइन ट्रैवल गू बेच रहा है, मेरे लिए आ रहा है। उसने सेकंड एपर्चर गू की रेसिपी मांगी है, और इस गू को बेचने का उसका समय ना तो जल्दी था ना ही देर। उसने ठीक उसी पाल को चुना जब मैं ब्राउज कर रहा था। प्रभावशाली। यह गू इमॉर्टल ZYA डिटार इमेमोरियल विजडम पाथ पर है। वो भविष्यवाणियों और निष्कर्षों में माहिर है। ये तथ्य कि मैंने कनेक्टिंग हेवन गू का इस्तेमाल किया था और ट्रेजर येलो हेवन में सौदा कर रहा था, उसने पहले ही देख लिया था। विजडम पाथ गू मास्टर्स के बीच एक बहुत ही रहस्यमय पथ था। यह इमेमोरियल युग से चला आ रहा था, लेकिन उनकी संख्या हमेशा बहुत कम रही। विजडम पाथ के निर्माता स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल द दूसरी पीढ़ी के हेवनली कोर्ट के स्वामी। वो 19,000 साल तक जीवित रही और रैंक 9 गू इमॉर्टल्स में दूसरी सबसे लंबी उम्र थी। मरने से पहले उसने स्वर्गीय रहस्य से निष्कर्ष निकाला और अपनी मौत के 3 मिलियन साल बाद होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त की। यूज पता चला कि उसकी मौत के बाद हेवनली कोर्ट लंबे समय तक बिना किसी स्वामी के रहेगा, जिससे 3 डेमन वेनरेबल्स के प्रकट होने से लंबे समय तक अशांति रहेगी। उसने 3 व्यवस्थाएं की जो तीनों डेमन वेनरेबल्स से अलग अलग निपटती थी। इसके बाद उसने अपने वंशजों को निर्देश दिया कि वो उसके कहे अनुसार चले ताकि हेवनली कोर्ट 300 साल तक शांतिपूर्ण रहे। उसकी मौत के बाद एक बड़ी अशांति हुई, जैसे कि युग बदला, जैसे कि 3 महान पीढ़ियों के दौरान 3 डेमन वेनरेबल्स एक के बाद एक प्रकट हुए। तीनों डेमन वेनरेबल्स अपने समय में अजय थे। हेवनली कोर्ट पर हमला किया, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की योजनाओं से उन्हें रोका गया। वो असफल रहे और हेवनली कोर्ट अखंडित रहा। विजडम पाथ गू इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी। फैंग युआन ने अपनी ऊँट सिकोड़ी बड़बड़ाते हुए। एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल द्वारा निशाना बनाया जाना अच्छी बात नहीं थी। विजडम पाथ गू इमॉर्टल स्वर्गीय रहस्य के बारे में जानते थे और समय से पहले व्यवस्थाएं करने और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करने में सबसे कुशल थे। अक्सर वो लोगों को उनके जाने बिना ही उनके खिलाफ साजिश रच सकते थे, जिससे दूसरे अनजाने में जाल में फंस जाते थे। मैंने सदर्न बॉर्डर में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया और आखिरकार एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल को आकर्षित कर लिया। ही इस जीवन में मैं हिम्मती था और मैंने बड़ी प्रगति की। एक खतरनाक चट्टान से गुजरते हुए मैं बहुत तेजी से गया और सिर्फ अपने नश्वर शरीर से मैंने एक गू इमॉर्टल का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा दृश्य एक हाथी का ध्यान आकर्षित करने वाली चींटी जैसा था। एक पाल के लिए फैंग युआन लगभग एक जोड़ी बुद्धिमान और साजिशी ओगुल को कनेक्टिंग हेवन गू के पार से खुद को देखते हुए महसूस कर सकता था। हवा एक अदृश्य दबाव से भरी हुई थी, लेकिन फैंग युआन की मानसिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं थी। वो अपना सर ऊंचा करके हंसा, अपने दिल में दबाव को दूर करते हुए। अच्छा है, एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल की साजिशें इसे और भी दिलचस्प बना देती हैं। HMPH सिर्फ एक मामूली डिवाइन ट्रैवल गू, सिर्फ एक मामूली सेकंड एपर्चर गू, ये मुझे कैसे लुभा सकता है? उसके 500 साल के अनुभव ने एक तेज प्रवृत्ति को पाला था जो खतरे के प्रति संवेदनशील थी। फैंग युआन को एक हल्का सा एहसास हुआ, ये डिवाइन ट्रैवल गू शायद ओल्ड मैन यानशी द्वारा यूज आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक चारा था। हालांकि एक इमॉर्टल गू अच्छा है, मेरा लक्ष्य अनंत जीवन है,
ये तथाकथित इमॉर्टल गू मेरी कल्टिवेशन यात्रा में सिर्फ एक औजार है। उसी समय सदर्न बॉर्डर में शेंगसी ब्लेस्ड लैंड, एक बूढ़ा आदमी काले रंग का चोगा पहने रैंक 7 गू इमॉर्टल की एक अजीब ऑरा छोड़ रहा था जब वो गड्डी पर चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा झुर्रीदार था, उसकी ऊँटें अंधेरी थी जिनमें कोई सफेद हिस्सा नहीं था। वो आसमान में कनेक्टिंग हेवन गू को घूर रहा था, ट्रेजर येलो हेवन के अंदर घूमते हुए डिवाइन सेंसेस को महसूस कर रहा था। वो भावहीन और गतिहीन था। यह ओल्ड मैन यानशी था। बूढ़े आदमी के सामने घुटनों पर झुका हुआ किलर गोस्ट डॉक्टर चू जियू था। उसने लंबे समय तक कनेक्टिंग हेवन गू को देखा, फिर निराशा दिखाई। सुप्रीम मास्टर, लगता है कि फैंग युआन ने चारा नहीं लिया। ओल्ड मैन यानशी मुस्कुराया, कोई परेशानी नहीं दिखाते हुए। ये छोटी मछली दिलचस्प है, वो इतनी आसानी से छोड़ सकता है। एक मामूली नश्वर के रूप में उसका स्वभाव बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल से बेहतर है। लेकिन वो बहुत हिम्मती था। उसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया और हम शैडो सेक्ट से उलझ गया। वो सरल रूप से मौत को बुला रहा है। चू जियू ने जल्दी से झुककर कहा, सब सुप्रीम मास्टर की वापसी का शुक्रिया, अन्यथा मैं जीवन भर गुलाम बने रहने की किस्मत भुगत रहा होता। ओल्ड मैन यानशी ने अपना सर उठाया, छोटे चेले, मैंने तुम्हारे ऊपर स्लेवरी गू को पहले ही बदल दिया है। मैंने हिसाब लगाया है कि फैंग युआन ये टियन पहाड़ की धार्मिक शैतानी लड़ाई में शामिल होगा। इस समय तुम उसके पास एक जासूस बन सकते हो और हमला करने के मौके का इंतजार कर सकते हो। जी सुप्रीम मास्टर। नीचे जाओ और अपनी जूनियर सिस्टर बाइनिंग बिंग को बुलाओ। जी, ये चेला इजाजत लेता है। चैप्टर 468। साजिश। एक इमॉर्टल गू हवा में तैर रहा था, शांत और नफीस रोशनी बिखेरता हुआ। एक नींबू रंग का प्रभामंडल बाइनिंग बिंग के शरीर को पूरी तरह से ढककर उसके अपचर में समा गया। पीले हरे रंग की बेलें पहले ही उसके अपचर की दीवारों के चारों तरफ फैल चुकी थी, दीवारों से घनी तरह से लिपटी हुई। एक पाल के बाद ओल्ड मैन यानशी ने एक गहरी सांस ली और इमॉर्टल गू को अपने अपचर में वापस बुला लिया। ठीक है, मैंने तुम्हारे अपचर पर एवरलास्टिंग गू की क्षमता का इस्तेमाल किया है। अगले 3 महीनों तक तुम ठीक रहोगी। तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड के अनुसार तुम्हें 3 महीनों के बाद यहां आकर अपने अपचर को फिर से मजबूत करना होगा। सांचा पहाड़ की लड़ाई को काफी समय हो चुका था। बाइनिंग बिंग की योग्यता पहले ही 100% तक ठीक हो चुकी थी। दास चरम योग्यताओं में से एक नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक को वापस पाते हुए 100% प्राइमेवल एसेंस ने उसके अपचर पर अत्यंत बड़ा दबाव डाला। अगर ओल्ड मैन यानशी ने एवरलास्टिंग गू का इस्तेमाल करके उसके अपचर को मजबूत ना किया होता तो बाइनिंग बिंग अब तक जिंदा ना बचती। हालांकि ओल्ड मैन यानशी उसकी जान बचाने वाला था, बाइनिंग बिंग को कोई शुक्रिया महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो एक बर्फीले ठंडे अंदाज के साथ सीधी खड़ी रही। जब ओल्ड मैन यानशी ने इमॉर्टल गू को हटा लिया तो उसने अपनी नीली एड़ी खोली। उसकी निगाहें ठंडी और उसका चेहरा बेपरवाह था। वो अब पहले की तरह नौसिखिया, अनुभवहीन बच्ची नहीं थी। फैंग युआन के साथ सफर करके उसने बहुत कुछ सीखा था। ओल्ड मैन यानशी ने चू जियू के जरिए उसके बारे में जानने के बाद खुद उससे संपर्क किया था, साफ तौर पर उसका इस्तेमाल करने के लिए। उसका शैडो सेक्ट में शामिल होना भी एक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं था। ओल्ड मैन यानशी गर्माजोशी से मुस्कुराया, बाइनिंग बिंग, जब तक तुम सच्चे दिल से शैडो सेक्ट के प्रति निष्ठा की शपथ लेती हो और एक नया समुद्र शपथ लेती हो, मैं तुम्हें वापस एक पुरुष बना दूंगा। HMPH, कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी अपचर को दबाने में मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए मैं अस्थायी रूप से शैडो सेक्ट में शामिल हो रही हूं ताकि फैंग युआन से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकूं और उससे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू हासिल कर सकूं। ये एक आम सौदे से ज्यादा कुछ नहीं है। जहां तक मेरे पुरुष शरीर की बात है, मैं यूज खुद हासिल करूंगी, तभी वो शानदार हो सकता है। मैं, बाइनिंग बिंग, दूसरों पर निर्भर रहने जैसा काम कैसे कर सकती हूं? बाइनिंग बिंग फिर मुड़कर चली गई। जब वो गुप्त कमरे से बाहर निकली तभी बाइनिंग बिंग का बर्फीला ठंडा चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, उसकी भुएं सिकुड़ गई और उसकी निगाहें ठंडी हो गई। यूज ये रैंक 7 विजडम पाथ गू इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी पसंद नहीं था। उस हमेशा लगता था कि उसका कोई गुप्त मकसद है। हालांकि दूसरा एक गू इमॉर्टल था। बाइनिंग बिंग ने कभी मौत से डर नहीं माना था। एक व्यक्ति जो मौत से नहीं डरता, वो गू इमॉर्टल से क्यों डरेगी? हालांकि उनका उद्देश्य एक ही था, दोनों हाई फैंग युआन से निपटना चाहते थे। इसलिए बाइनिंग बिंग ने इस सौदे को स्वीकार किया और अस्थायी रूप से शैडो सेक्ट में शामिल हो गई। फैंग युआन। जब उसने उसके बारे में सोचा, बाइनिंग बिंग 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड के दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकी। अनगिनत लोगों की ईंट के नीचे फैंग युआन आसमान की तरफ उड़ा और एक नश्वर शरीर के साथ एक इमॉर्टल गू रिफाइन किया।
थोड़ी देर बाद थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड ढह गया और हर कोई अफरा तफरी में पड़ गया जब वो सांचा पहाड़ से निकलने के लिए जल्दी में थे। असिमुलेशन की हवाएं चली और पूरे सांचा पहाड़ को एक बंजर जमीन में बदल दिया। लिटिल बीस्ट किंग का नाम अनगिनत लोगों द्वारा लिया गया और जल्द ही पूरे सदर्न बॉर्डर में दीवानापन की तरह फैल गया। फैंग युआन गायब हो गया और गु इमोर्टल्स ने अपनी सभी सेनाओं को उस ढूंढने का आदेश दिया। बाई निंगबिंग जो उसके साथ सफर कर चुकी थी, स्वाभाविक रूप से सभी बड़ी ताकतों द्वारा पीछा किए जाने वाला लक्ष्य बन गई। चाहे वो धार्मिक पथ हो या शैतानी पथ, सभी उस पाना चाहते थे। अगर वे यांग की भाईचारे की भावना ना होती और इसलिए उसने जानबूझकर बाई निंगबिंग को जाने ना दिया होता, साथ ही गंभीर रूप से घायल होने पर उसकी मुलाकात चूजियो से ना हुई होती, तो बाई निंगबिंग अब तक कहीं कैदी होती। चूजियो ने उसके घाव ठीक करने के बाद यूज शैडो सेक्ट में शामिल होने और फैंग युआन से एक साथ निपटने का प्रस्ताव दिया। जब बाई निंगबिंग की फैंग युआन के खिलाफ साजिश विफल हो गई, तो उस अपने अनुमान पर और भी विश्वास हो गया कि फैंग युआन के पास एक प्रेडिक्शन गु है। और जब उसने सुना कि चूजियो के पीछे एक समा भविष्यवाणी करने वाला विजडम पाथ गु इमॉर्टल है, तो वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि यूज मौत से डर नहीं था, वो वाकई में इस तरह से अपनी जान गंवाने और फैंग युआन को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये उसकी सबसे बड़ी हार होती और बहुत फीकी होती। इसलिए उसने चूजियो के अनुरोध को स्वीकार किया और अस्थायी रूप से शैडो सेक्ट में शामिल हो गई। इमॉर्टल गु, सी अर्थ गु के सामने ओल्ड मैन यानशी और चूजियो के साथ शपथ ली, जब वो फैंग युआन को मार देंगे तो वो जाने और अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए स्वतंत्र थी। साथ ही शैडो सेक्ट उसके खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जब बाई निंगबिंग की दूर जाती हुई छवि गायब हो गई, ओल्ड मैन यानशी का चेहरा धीरे धीरे अंधेरा हो गया। बाई निंगबिंग का स्वभाव शैतानी था, जिसने इस विजडम पाथ गु इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी को भी उस नियंत्रित करना मुश्किल बना दिया। इस बच्ची को कानून और नैतिकता की कोई परवाह नहीं है और वो सिर्फ स्थिति के कारण मेरे साथ हाथ मिला रही है। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जो दूसरों के नीचे लंबे समय तक रहेगी। ओल्ड मैन यानशी की निगाहें अत्यंत गहरी थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अमर होने की अपनी खोज में इतने सालों से योजना बनाई है। मैं इस छोटी मछली द्वारा पैदा की जा सकने वाली छोटी लहरों से क्यों डरूंगा? HMPH। ओल्ड मैन यानशी ने ठंड से HMPH किया और अपनी नज़र कनेक्टिंग हेवन गु की स्क्रीन पर घुमाई। ठीक उसी समय एक डिवाइन सेंसस तक पहुंचा। मेरे पास यहाँ सेकंड एपर्चर गु की रेसिपी है। मैं तुम्हारे डिवाइन ट्रैवल गु से अदला बदली करना चाहता हूँ। डिवाइन सेंस के मालिक ने खुद को लंग या ओल्ड इमॉर्टल कहा। ही। ओल्ड मैन यानशी जोर से हंसा। मछली ने दाना चुग लिया था। किसने कहा कि यह दाना सिर्फ फैंग युआन को लुभा सकता है? फैंग युआन तो सिर्फ एक छोटी मछली था। लंग या लैंड स्पिरिट असली बड़ी मछली था। लंग या ब्लेस्ड लैंड के बारे में अफवाह है कि उसने अनगिनत रेसिपीज स्टोर की हैं। ये एक ग्रोटो हेवन से एक ब्लेस्ड लैंड में गिर गया है और वर्तमान युग में इसे नंबर 1 ब्लेस्ड लैंड कहा जा सकता है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे इमॉर्टल गु भी हैं। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस सबसे ऊपर है। मुझे यूज हासिल करना ही होगा। ओल्ड मैन यानशी की आंख में लालच से भरी एक जलती हुई रोशनी चमक उठी। वो बहुत समय पहले से साजिश रच रहा था। वास्तव में लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास जो सेकंड एपर्चर गु रेसिपी थी, वो जानबूझकर उसकी योजना के कारण थी। लैंग या लैंड स्पिरिट की रेसिपीज इकट्ठा करने और गु रिफाइन करने की आदत के साथ वो निश्चित रूप से सेकंड एपर्चर गु रिफाइन करना चाहेगा। अब मुझे एक अच्छे मौके का इंतजार करना है, ओल्ड मैन यानशी ने एक तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसने लंग या लैंड स्पिरिट के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपना डिवाइन सेंस भेजा और ट्रेजर येलो हेवन में उनका सौदा शुरू हुआ। डिवाइन ट्रैवल गु आईने से बाहर आया। भले हाई कनेक्टिंग हेवन गु की क्षमता को कई अन्य गु द्वारा बढ़ाया गया था, फिर भी इसने कनेक्टिंग हेवन गु को दरारों से भर दिया और कुछ सांसों के बाद पूरी तरह से ढह गया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने इस कनेक्टिंग हेवन गु की परवाह नहीं की। ब्लेस्ड लैंड में अभी भी बहुत सारे कनेक्टिंग हेवन गु बचे थे। लैंड स्पिरिट ने जलती हुई निगाहों से डिवाइन ट्रैवल गु को देखा और जोर से हंसा। मैं पहले से हाई सेकंड एपर्चर गु रिफाइन करना चाहता था। हाँ, यह वाकई बहुत अच्छा है। उसने तुरंत एक और कनेक्टिंग हेवन गु निकला और ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ गया। बिना किसी रोक टोक के गु रिफाइनमेंट मटेरियल्स ढूंढने लगा। ही, एक आसान शिकार। ओल्ड मैन यानशी ने कनेक्टिंग हेवन गु के जरिए इस दृश्य को देखते हुए जोर से हंसा। इमॉर्टल गु से संबंधित एक भारी सौदा स्वाभाविक रूप से कई गु इमॉर्टल्स द्वारा देखा जाएगा। फैंग युआन भी ध्यान दे रहा था। डिवाइन ट्रैवल गु किसने खरीदा?
फैंग युआन की निगाहें चमकी और उसने तुरंत लिटिल हु इमॉर्टल से पूछा, ये लंग या ओल्ड इमॉर्टल है? लिटिल हु इमॉर्टल ने साफ आवाज में जवाब दिया, लैंग या लैंड स्पिरिट। जैसा मैंने सोचा था। फैंग युआन ने अपनी ईड़ हल्की सी सिकोड़ी, फिर से कनेक्टिंग हेवन गु पर ध्यान केंद्रित करने से पहले। एक पाल के बाद उसने पाया कि लंग या लैंड स्पिरिट गु रिफाइनमेंट मटेरियल्स को बेपरवाही से खरीद रहा था। उसकी ईड़ में ठंडी रोशनी की किरणें चमकी। HMPH, इतने सारे गु इमॉर्टल्स लैंग या लैंड स्पिरिट को कीमती गु रिफाइनमेंट मटेरियल्स बेच रहे हैं। ये साफ तौर पर एक जाल है। लैंड स्पिरिट्स के पास बुद्धि होती है, लेकिन उनकी जिद बहुत गहरी होती है और गु इमॉर्टल्स द्वारा उनका आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। एक मिनट रुको। फैंग युआन के विचार अचानक हिल गए। गु रिफाइनमेंट मटेरियल्स बेचने वाले इमॉर्टल्स मेटल पाथ गु इमॉर्टल टाइजियाजी, सोल पाथ गु इमॉर्टल वांग गनयांग, वुड पाथ गु इमॉर्टल फेरी तनशियांग, एंस्लेवमेंट पाथ गु इमॉर्टल ग्रेट इमॉर्टल जू जोंग थे। ये नाम जाने पहचाने थे। क्या ये वो गु इमॉर्टल्स नहीं थे जिन्होंने लंग या ब्लेस्ड लैंड के खिलाफ दूसरी लहर के हमलों में भाग लिया था? एक पाल के लिए फैंग युआन की ईर्द तेज रोशनी से चमकी। उसे एक विशाल साजिश का एहसास हुआ जो इतिहास में दर्ज नहीं किया गया था। तो ये मामला था। मेरी पिछली जिंदगी में लंग या ब्लेस्ड लैंड ने 6 लहर के हमले सहे, आखिरकार 7वीं लहर में ढहने से पहले। तो पर्दे के पीछे साजिश करता थे, वो एक घिनौनी साजिश रच रहे थे। पहले फैंग युआन सिर्फ एक दर्शक था, लेकिन अब जब वो इसमें शामिल हो गया था तो उसने इस सच्चाई को खोज निकला। इस ओल्ड मैन यानशी का डिवाइन ट्रैवल गु बेचने का मकसद सिर्फ मुझे निशाना बनाना नहीं है, उसका बड़ा लक्ष्य लंग या ब्लेस्ड लैंड है। 7 लहर के हमलों में से उसने कितने आयोजित किए थे? अगर वो सदर्न बॉर्डर का गु इमॉर्टल है, तो यह नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल्स उसकी व्यवस्थाओं को क्यों सुनेंगे? क्या वो उनका अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर रहा है या उसने उन्हें सीधा आदेश दिया था? बिना शक विजडम पाथ गु इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी ने इमॉर्टल्स का एक समूह आयोजित किया था। सिर्फ इस जानकारी ने एक अदृश्य दबाव पैदा किया। फैंग युआन को अभी पता नहीं था कि यह संगठन शैडो सेक्ट था जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन इसने यूस इस संगठन की शक्ति और रहस्य का अनुमान लगाने से नहीं रोका। एक संगठन जो सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स में फैला हुआ है, वो कितना बड़ा होगा? लेकिन फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में भी ऐसे किसी संगठन के बारे में कभी नहीं सुना था। ये संगठन कितना रहस्यमय था? ऑफ कोर्स, ये सारी कल्पनाएं इस नींव पर आधारित हैं कि ओल्ड मैन यानशी सदर्न बॉर्डर का एक गु इमॉर्टल है। शायद ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो। मुझे फिर से सोचने दो, क्या ओल्ड मैन यानशी ने हमले की पहली लहर की योजना बनाई थी? जहां तक अगले हमलों की बात है, क्या उनमें उसका हाथ था? जहां तक 7वीं लहर की बात है, वो हेवनली कोर्ट की कार्रवाई थी। वो बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी जिसे ओल्ड मैन यानशी नियंत्रित कर सकता था। फैंग युआन इस बारे में निश्चित था। हेवनली कोर्ट दूसरों से बहुत ऊंचा था। इसकी उत्पत्ति सेंट्रल कॉन्टिनेंट से हुई थी और इसकी एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसमें सदर्न बॉर्डर का कोई इमॉर्टल दखल दे सके। 5 महान क्षेत्रों में प्राचीन काल से अब तक सबसे बड़ा गु इमॉर्टल संगठन सिर्फ हेवनली कोर्ट हाई था। हेवनली कोर्ट की शक्ति लोगों को घुटन महसूस कराती थी। सिर्फ रैंक 8 और रैंक 9 गु इमॉर्टल्स हाई वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते थे। इस बात का अनुमान निष्कर्ष से लगाया जा सकता है। हेवनली कोर्ट ने अपनी कार्रवाई करने के बाद वो लंग या ब्लेस्ड लैंड में सभी रेसिपीज लेने के बाद चले गए। मेरी पिछली जिंदगी में इस समय ओल्ड मैन यानशी कहां था? ओल्ड मैन यानशी एक रहस्यमयी चरित्र था जो इतिहास की गहराइयों में छिपा हुआ था। उसके पीछे एक रहस्यमयी संगठन था जिसका प्रभाव नॉर्दर्न प्लेन्स और साउदर्न बॉर्डर दोनों महान क्षेत्रों में था। विजडम पाथ गु इमॉर्टल, एक रहस्यमयी संगठन, हेवनली कोर्ट। अमर होने का रास्ता सच में हर कदम पर खतरों से भरा है। जब मैं इन बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ूंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। जितनी ऊंची कठिनाई और जितने मजबूत दुश्मन, उतना ही ज्यादा जोश फैंग युआन में होता। जिस रास्ते पर वो चल रहा था, वो शुरू से ही अकेला होने के लिए नियत था, दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए नियत था। हेवनली कोर्ट और रहस्यमय संगठन इस रास्ते को रोकने वाले 2 विशाल जानवरों की तरह थे। साथ ही ये अंधेरा रास्ता कांतों, जालों और साजिशों से भरा था। ये एक अतुलनीय रूप से कठिन रास्ता था और प्राचीन काल से अब तक कोई भी इसके अंत तक नहीं पहुंच पाया था। फैंग युआन, हालांकि, अकेले लड़ रहा था, अकेले आगे बढ़ रहा था और अकेले युद्ध छेड़ रहा था। उसकी सारी प्रेरणा का स्रोत सबसे सरल, सबसे अतृप्त, सबसे उपासित और सबसे ना समझने वाला था। एक सपना, अनंत जीवन के बारे में एक अवास्तविक सा लगने वाला सपना। वो सफल हो पाएगा या नहीं,
फैंग युआन ने इस पर कभी विचार नहीं किया था। वो सिर्फ इतना जानता था कि अगर वो असफल होकर मर भी गया तो यूज कोई पछतावा नहीं होगा। आज एक सौदे के जरिए उसने यूएस भंवर को खोज निकला जो अंधेरे में छिपा हुआ था। फिर उसने अपने खुद के रास्ते की संभावनाओं को देखा जो अतुलनीय अंधकार, अतुलनीय खतरे और लगभग हर कदम पर मौत के बैंड दरवाजों से भरा था। जब चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। फैंग युआन मुस्कुराया। उसकी निगाहों में एक गहरा प्रकाश था और उसके बिखरे हुए विचार सब व्यवस्थित हो गए जब उसने एक बार फिर कनेक्टिंग हेवन गू पर ध्यान केंद्रित किया। रेलिक गू खरीदने का समय आ गया था। चैप्टर एंड।